कोठा शब्द सुना है आपने कभी? मैं आपको इसके बारे में एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ थोड़ा साइड हो ना आ जाओ साइड में बैठिए आ जाओ साइड में बैठिए आ जाओ चलो इधर साइड में जाओ। और कौन है बेटा? कोई नहीं और नीचे करो नीचे आ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। कांची ताला दम ना दो कांची उसको संभाल कर रख। एक हो रहा है। लड़की को कभी वजीना में ब्लेड से काट दिया जाता है, कभी उनको वजीना में चिली पाउडर डालते, सिगरेट का बन वहां पे देते हैं। इसी से जुड़ी मेरी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है। मैं अपने और हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन के बारे में बताने से पहले एक लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम उसको सपना कहेंगे। वो लड़की अच्छे घराने से थी, आसाम के गुवाहाटी से थी। परिवार में भी सब लोग अच्छे थे, लेकिन उसको एक सपना था, एक भूत सवार था, बॉलीवुड में हीरोइन बनने का या बॉलीवुड में कुछ साइड एक्टर का काम करने का। और वो सपना को पूरा करने के लिए घर से निकल गई। कोई रास्ते में उसको मिला, जिसके साथ फ्रेंडशिप भी हो गई, वो बॉयफ्रेंड भी हो गया। बोले मैं तुझे बॉलीवुड तक पहुंचाऊंगा। और वो बॉयफ्रेंड वैलेंटाइन के दिन ही उसको लेके निकल गया। वो लड़की पहुंच गई मुंबई की बदनाम गलियों में, कमाठीपुरा में। सपना देखना उसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो कहाँ पहुंच गई। और फिर उसके ऊपर रोज के अत्याचार, रोज 15-20 कस्टमर आके उसके ऊपर रेप करना, उसका रोज शारीरिक शोषण होता था, गालियां पड़ती थी। और अगर वो कस्टमर के साथ, अगर वो एमसी में है और कस्टमर के साथ जाने के लिए मना करेगी, तो जो घरवाली है मैडम, वो उसको मारती थी कि देख मैंने तुझे खरीदा है, तेरा प्रेमी तुझे बेच के गया है, तू जल्दी से जल्दी धंधा कर, मेरा जितना कर्जा है वो पूरा कर, और तू एक कर्जा पूरा करेगी तो मैं तुझे यहाँ से बाहर जाने दूंगी, लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है। मैं एक पत्रकार थी और 30 साल पहले मैंने एक शब्द सुना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। मैं क्राइम रिपोर्टर थी, मैंने रेप, मर्डर, सब ये शब्द सुने थे, लेकिन मानव तस्करी, ड्रग्स और वेपन्स की तस्करी होती थी वो मुझे मालूम था, लेकिन पहली बार मानव तस्करी का पता चला। और तभी मैंने सोचा कि ये बदनाम गलियां क्या होती है, कोठा क्या होता है, ब्रोथेल क्या होता है, मैं जरा जाके देखूं। और मैं गली में गई और एक कोठे पे गई, ब्रोथेल पे। वहां पे लकड़े के पिंजरे बने थे और वहां पे लड़कियां मेकअप कर रही थी। 12, 13, 14 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है। तो मैंने उसको पूछा कि आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है, आप पढ़ाई नहीं करते हो? तो वो लड़की ने बताया कि नहीं, हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ, हमको तो दलाल ने यहाँ पे बेच दिया है और हम गंदा काम करते हैं। तो मैं बोली, दलाल ने? बोले हाँ, हम मानव तस्करी का शिकार है। हम नेपाल से थे और कुछ दलाल हमको अगवा करके लाए और यहाँ पे बेच दिया, और घरवाली बोलती है कि तुझे ये धंधा करना पड़ेगा, मैंने तुझे खरीदा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें ये अच्छा लगता है? बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है, हमें अपने घर जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है। तो मैं बोली चले जाओ। बोले नहीं, ये गली के नाके पे जो गुंडे खड़े हैं, जो पिम्प्स खड़े हैं, वो हमको जाने नहीं देंगे। कभी वजीना में ब्लेड से काट दिया जाता है, कभी उनको वजीना में चिली पाउडर डालते, सिगरेट का बन वहां पे देते हैं। अगर लड़की अगर एग्री नहीं हुई, अगर कोई भी कस्टमर खुश होके नहीं गया, तो वो लड़की को मारते हैं, 4-5 दिन तक खाना नहीं देते हैं। फिर लड़की या तो डर जाती है या हार जाती है, और फिर वो सरेंडर हो जाती है। तो मैं अपने ऑफिस में गई और मैं कहानी लिखने बैठी। मैंने लिखा कि लड़कियां या महिलाएं खरीदने और बेचने की कोई कमोडिटी नहीं है, यहाँ तो खरीद फरोख्त हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है, रोज इतनी लड़कियों के ऊपर रेप हो रहा है। और ये
पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कानून नहीं है क्या? वो लिखा, स्टोरी लिखा, मेरे चीफ रिपोर्टर को दिया, मेरे चीफ रिपोर्टर ने फाड़ के डब्बे में फेंक दिया, डस्टबिन में। वो बोले कि की कहानी के लिए हमारे न्यूज़पेपर में जगह नहीं है। और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो 12-13 साल की लड़की, वो पैदाइशी कोई सेक्स वर्कर नहीं थी, उसकी मजबूरी ने या उसका कोई भी संजोग ने उसको रेड लाइट एरिया तक लाए, तो हम उसको कैसे बोल सकते, हम उसको वेश्या कैसे बोल सकते? तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैं घर गई और मेरे पति बालकृष्ण आचार्य, जो मिलिट्री में 15 साल रह के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर आए थे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं रो पड़ी कि देखिए मैंने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि मुंबई में जब कम्युनल राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को जिंदा जला रहे थे, मैंने डेड बॉडियां गिनी थी, लेकिन मुझे कभी मैं इतनी इमोशनल नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन ना मैं रो पड़ी। मैंने मेरे पति को बोला कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को हम सेक्स वर्कर कैसे बोल सकते हैं? 12 साल की लड़की जो कमाठीपुरा के कोठे में है और दलाल ने बेच दिया है, हम उसको कैसे सेक्स वर्कर बोले? और मैं आज ना बहुत टेंशन में हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे तुझे टेलीपैथी हुई क्या? क्योंकि मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं ये बारे में तेरे से कुछ डिस्कस करूं। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब होलसेल का कारोबार था। उनके पास एक बंगाली लड़का काम करता था और वो लड़का एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की सेक्स वर्कर थी। वो लड़का बोलता था कि मैं वो लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मेरे से प्यार करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन घरवाली बोलती है कि मैंने तुझे 50,000 में खरीदा है, तुझे यहाँ रह के धंधा करना पड़ेगा, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। आपकी वाइफ जर्नलिस्ट है और वो पुलिस को पहचानती है, पॉलिटिशियन से भी अच्छा रिलेशन है, उनको बोल के वो लड़की को रेस्क्यू करवा दो, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और जब हम एक लड़की को रेस्क्यू करने के लिए गए पुलिस के साथ, तभी वहां और 14 लड़कियां बाहर आई और बोले कि हमें ये दलदल से निकालो, हमें भी ये नर्क से निकालो, क्योंकि हम तो बचाने गए थे एक लड़की को, अभी इतनी लड़कियां को क्या करे? और पुलिस भी बोल रही थी कि अगर आप एक को बचाने आए, एक को ले जाओ, इतनी सारी लड़कियां को क्या करोगे? फिर हमने तय किया कि नहीं, ये सब का एक ह्यूमन राइट है, अगर उनको बाहर निकालना है तो आप नहीं रोक सकते। हमने पुलिस को बोला कि अगर आप नहीं इनको रेस्क्यू करोगे तो हम डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को बताएंगे और फिर आपका क्या होता है देखिए। तो फिर पुलिस ने सबको रेस्क्यू किया, पुलिस डायरी बनाई और बोले कि आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ आपके घर पे। और हमारे लिए तो धर्म संकट हुआ, क्योंकि एक लड़की को बचाना था और 15 लड़कियां आ गई। जिसको हम बचाने गए थे वो लड़की ने भी बंगाली लड़का से शादी करने के इनकार कर दिया। फिर वो 15 लड़कियां को लेके हम नेपाल गए। किसी का घर मिला, किसी का घर नहीं मिला, किसी की फैमिली ने नहीं स्वीकारा, तो ऐसे 7 लड़कियां ऐसे ही बच गई। तो अभी उसको क्या करें हम? तो एक माइती नेपाल नाम की संस्था थी काठमांडू में, उसको हम दे के वापस आए मुंबई। लेकिन रिटर्न में ही हमने तय कर लिया था कि इनके लिए काम करना है। तो जब काम शुरू किया तो परिवार से विरोध होने लगा, नेबर पड़ोसी सब पूछते, घर वाले बोलते थे अरे हम क्या बताएंगे कि हमारे बेटा बहू क्या काम कर रहे, तो बचाने का। लेकिन मुझे बहुत चुभता था कि अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ होता, तो मेरी बेटी के साथ ये हादसा हुआ होता तो हम क्या करते। तो इस तरह से हमने काम शुरू किया। मेरे पति रात को कोई कस्टमर बन के जाते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन लाते थे। तभी तो ये टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल नहीं था, गूगल मैप नहीं था। फिर भी वो रेड लाइट एरिया में कस्टमर बन के जाते थे। कुछ माइनर लड़की दिखाई दे, फोर्सफुली लड़की दिखाई दे, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, मुझे देते थे। हम पुलिस के पास जाते थे, रेस्क्यू करते थे, उसका ऑर्डर लेके आते थे। और फिर वो लड़की बताती है कि मेरा घर पश्चिम बंगाल में है या यहाँ पे है या आंध्र में है, तो ढूंढने की कोशिश करते थे। फिर हम पुलिस का हेल्प लेते थे और इस तरह से हमने ये काम शुरू किया।
ये काम हम कर रहे थे, हमको बहुत धमकियां मिलती थी, थ्रेटिंग कॉल आते थे। और 2005 में मेरे पति रेड करके जब वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। मैं आज भी मानती हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो फ्रेम एक्सीडेंट था। मेरे पति को मार दिया, क्योंकि हमें कॉल आते थे, बहुत थ्रेटिंग कॉल आते थे गैंगस्टर के, ये वो अननोन नंबर से। जब 2005 में मेरे पति की मौत हो गई तो मेरे में और आक्रोश आया कि आपने एक को मारा है ना, मेरे पास पूरी टीम है तैयार। सब घर वाले बोल रहे थे, देखो अभी इसका भी मर्डर हो गया, तुमको ये क्या काम करने की जरूरत है, छोड़ दो, सब बंद करो ये सब। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे पति का मर्डर का बदला लेना है, मैं और जोर से काम करूंगी, मुझे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं इनके सामने फाइट करूंगी। और फिर 2005 में मैंने जर्नलिज्म में रिजाइन किया और ये काम शुरू किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल, ये 2021 का उसका ऑफिशियल आंकड़ा है कि हर साल 6533 लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनती है, और उसमें से 45% बच्चियां थी। यानी कि रोज की 18 लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होके प्रोस्टिट्यूशन में जाती है, उसमें से 8 लड़कियां 14 साल से भी कम उम्र की होती है। तो ये आज का सिनारियो है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ तक, ये तो पूरा ग्लोबल इश्यू है, लेकिन हमारे भारत में हर एक मेट्रो सिटी में ये सब चल रहा है। तो रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम हमारे ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज़्यादा स्पाई है, वॉलंटियर है, जो अंडर कवर जाते हैं, स्पाई कैमरा पहन के जाते हैं, और वो जाके कोठे पे बोलते हैं, क्योंकि माइनर लड़की हमारा टारगेट है, जो मिसिंग है वो हमारा टारगेट है। तो वहाँ जाके बोलते हैं कि नया माल चाहिए, सीलबंद माल चाहिए, वर्जिन लड़की चाहिए। फिर घरवाली बोलती है कि देखो नया माल आया है तो 10,000 होगा, तो वन टाइम का तो वो हमें पे करना होता है। लेकिन अंदर जाके हमारा जो वॉलंटियर है वो उससे बात नहीं करता है, वो अलग तरीके से बात करता है कि अगर बंगाली लड़की है तो बंगाली में बात करता है कि तुम्हारी बाड़ी को थे। तो फिर लड़की खोल के बात करती है कि देखो मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। जब लड़की बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है तो उसका पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर पुलिस को हम प्रूफ देते हैं कि ये लड़की फोर्सफुली है और उसको निकलना है। आज 25 सालों में हमने 7,000 से ज्यादा लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चुंगाल से बचाया है और उनका पुनर्वसन किया है। हमारी संस्था का 4 शेल्टर होम चल रहा है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है और एक गुजरात की बॉर्डर पे है। ये जो भी लड़कियों को हम वहां से बचाते हैं उसका पूरा लीगल कार्यवाही होती है, उनकी FIR होती है, पपेटर जो होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनको सजा दिलाते हैं, लड़की को न्याय दिलाते हैं और उनका प्रॉपर पुनर्वसन हो। अगर वो HIV पॉजिटिव हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करना, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, हमारे पास ऐसे कहानियां हैं जो 14 साल की लड़की है, प्रेग्नेंट भी है, HIV पॉजिटिव भी है, तो उसका पूरा रिहेबिलिटेशन करना, ये हमारी संस्था का काम हो रहा है। आजकल लड़कियां फंस रही है सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। फेसबुक फ्रेंड बनते हैं, फिर उसको मिलने के लिए बुलाते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं और लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है, फिर वो बॉयफ्रेंड बन के उसको ही प्रोस्टिट्यूशन में बेच देता है। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि कॉलेजियन लड़की को सपने दिखाते बहुत बड़े, यहाँ पे कॉरपोरेट कंपनी में काम दिलाएंगे, यहाँ पे काम दिलाएंगे, बॉलीवुड में काम दिलाएंगे, ऐसा करके फिर उनको ड्रग एडिक्टर बनाया जाता है और ड्रग एडिक्टर के बाद वो लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में वो ही बेच देते हैं। ये आपके लवर के स्वाग में ट्रैफिकर हो सकता है, फ्रेंड के भेस में कोई ट्रैफिकर हो सकता है, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं, उनको लगता है ये मेरा फ्रेंड है, अरे ये तो मुझे इस तरह से रखता है, मुझे ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया। लेकिन आपको एक मोबाइल की गिफ्ट दे दी तो वो उसके ऊपर इतना विश्वास मत करो। माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल लड़कियां, अभी तो ऑनलाइन सेक्स और पोर्नोग्राफी भी
बहुत चल रहा है। ऑनलाइन सेक्स में वो लड़की को बोलते तेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, और इस तरह से उसका शूटिंग कर लेते हैं। फिर लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। फिर लड़की को बोलते हैं कि तुझे ये कस्टमर के साथ जाना होगा, और अगर नहीं गई तो फिर तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे ब्लू फिल्म हो, अलग अलग बहाने से लड़कियों को लाके फंसा के उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। और यूथ को मैं ये अपील कर सकती हूँ कि आप चेंज मेकर हो। यहाँ पे डिमांड नहीं होनी चाहिए। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए आप जिसको सेक्स वर्कर बोलते हो या तो कॉल गर्ल बोलते हो, वो पैदाइशी नहीं है। उसको संजोग ने या मजबूरी ने उसको ये बनाया है। तो आप इससे डिमांड मत कीजिए, क्योंकि डिमांड बंद हो जाएगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।